हेलो। सो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मान लो कि कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। ठीक है, कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो जो चार्ज है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स उस पर जो लगेगा उसकी डायरेक्शन है, उसको फाइंड करने के लिए हम एक रूल काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो होता क्या है। तो देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब आप अपने लेफ्ट हैंड का जो थंब है, ये वाला थंब, इसका जो ये वाला फिंगर है और इसका जो ये वाला फिंगर है, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करो। कैसे कर सकते हो? आपने यहाँ इसको ऐसे कर लिया, सबसे पहले जो थंब है उसको ऐसे कर लिया, फिर जो फिंगर है उसको थंब के परपेंडिकुलर कर लिया। अब दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है? 90 है। सही बात है। अब आप जो ये वाला फिंगर है, ये वाला फिंगर, इसको आप इस एक्सिस में कर लो। अब देखो, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ढंग से देखो, मेरा ये वाला फिंगर है ये कैमरा की तरफ है, ये वाला फिंगर है ये दीवार की तरफ है, और थंब है वो ऊपर की तरफ है। बस ये आपका क्या है? ये आपका फ्लेमिंग का रूल है। और फिर ऐसे याद रख लो, मैं अगेन बताता हूँ, मेरी तरफ कर लिया मैंने ये यार। ठीक है, हाँ, अब देखो, आप ऐसे याद कर लो FBI। ठीक है, आई आपको नहीं दिख रहा, अब दिखेगा आई आपको। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, जो थंब है वो F को दिखाएगा, जो ये है ये B को दिखाएगा, और ये है ये I को दिखाएगा। ठीक है, एक एजेंसी भी है अमेरिका की, ठीक है, FBI, इसको बोलते हैं फॉरेंसिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे अपने CBI वगैरह उनका FBI है। ठीक है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बोलता क्या है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पे जो फोर्स लगता है, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है, और उसका जो वेलोसिटी है, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आई की जगह आप V लिख लो। ठीक है, पहले FBI याद रखो, फिर धीरे धीरे FBV याद हो जाएगा। ठीक है, दोनों का यूज है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो B है आपका, वो है X एक्सिस में। ठीक है, मैंने ये एज्यूम कर लिया, ये 3 एक्सिस थी, इसको मैंने एज्यूम कर लिया X एक्सिस, इसको मैंने एज्यूम कर लिया Y एक्सिस। क्यों किया? क्योंकि ये लग रहा है, देखो XY जैसा। ठीक है, ये आपका फर्श है, नीचे वाला फर्श है, और ये फर्श जो है इसको मैंने मान लिया XY प्लेन। ये आपका क्या है? XY प्लेन। ठीक है, कोई चार्ज है वो V वेलोसिटी के साथ X एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए XY प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? Z डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैं मान लेता हूँ कौन सी है? ये डायरेक्शन है। ठीक है, और चार्ज है वो किधर मूव करना चाहिए? चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, यानी चार्ज की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। अब आप ये देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि चार्ज की डायरेक्शन यही हो। ठीक है, मान लो कोई चार्ज है वो थीटा एंगल बनाते हुए XY प्लेन में मूव कर रहा है, यहाँ से V। तो सीधी सी बात है, अगर ये V है तो ये V कोस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? V sin थीटा। तो बस जो आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की, वो V sin थीटा के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर B और V परपेंडिकुलर है ना, तो तीसरी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, और अगर परपेंडिकुलर ना है ना, तो V का साइन कंपोनेंट निकालो, फिर वो B के पक्का परपेंडिकुलर होगा 110%, और फिर उन दोनों के परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर देखो, आपने
ये तो चलो पढ़ ही लिया आपने, जो उस पे लगने वाला लोरेंज फोर्स होता है, लोरेंज फोर्स, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो आपको पता चल गई। अब इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ जो साइन थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, साइन थीटा है वो एंगल है किस किस के बीच का, V और B के बीच का एंगल, V एंड B। तो साइन थीटा है वो V और B के बीच का क्या है, एंगल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती है। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यानी चार्ज है वो ऐसे आए फील्ड में, ऐसे इस एक्स एक्सिस के अलोंग अलोंग, तो B और V है वो आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। इसी डायरेक्शन में चार्ज आ रहा है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर ऐसा है तो इनके बीच में थीटा 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर करता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन के पैरेलल एंटर करता है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, इफ F अगर B और V है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो चार्ज है ये यहाँ से नहीं आ रहा, ये इस डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, मतलब चार्ज है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे, और B आपका है वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। अगर कभी ये ऐसा हो तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उस टाइम जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, कितना, क्यू वी बी। और ये जो मैक्सिमम फोर्स है ये चार्ज को अपने इफेक्ट में ला देगा और चार्ज के पाथ को क्या बना देगा, सर्कुलर बना देगा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी से आप नहीं समझ सकते, ये आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ये प्रैक्टिकल से आप समझ में आएगा आपके कि जब कोई चार्ज है वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 90 पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो अपने पाथ पे गोल गोल घूमने लग जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री पे अगर एंटर करता है तो एकदम स्ट्रेट पाथ पे सीधा निकल जाता है। आई बात समझ में? और अच्छा ठीक है, 2 ही कंडीशन है इसके अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि चार्ज की मोशन है वो कैसे कैसे हो सकती है फील्ड में। 0 पे एंटर करे तो स्ट्रेट, 90 पे एंटर करे तो सर्क्यूलर, ठीक है। इसके अंदर आपका इतना ही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखो, मान लो कोई जगह ऐसी है जहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। कोई जगह ऐसी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो जो चार्ज है उस पे जो टोटल फोर्स है वो कितना लगेगा, फील्ड के कारण तो लगेगा QE, और जो आपका वो है हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो लगेगा QE, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना लगेगा, QEB sin थीटा। ये उस पे क्या लगेगा, टोटल फोर्स लगेगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब यहाँ 3 कंडीशन है। नंबर 1, अगर चार्ज की वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कहीं थीटा का रोल ही नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर है V और B तो साइन थीटा मैक्सिमम, और आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा उस पर QEB। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों के परपेंडिकुलर बिल्कुल कौन एंटर करता है, चार्ज एंटर करता है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई रोल ही नहीं है थीटा का, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में वापस परपेंडिकुलर हो गए तो वापस इस पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और उन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो, आपका वेलोसिटी हो, मतलब चार्ज आ रहा हो, तो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, और अगर ऐसी कभी कंडीशन होगी E और B है वो तो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, और जो चार्ज है वो भी उनके पैरेलल आ रहा हो तो थीटा 0 हो जाएगा, तो QE तो लगेगा ही लगेगा और QE भी कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसी अलग अलग कंडीशन आप बना सकते हो, मैं इसे 50 कंडीशन बना सकता हूँ EB परपेंडिकुलर। बस ये ध्यान रखना V और B के बीच का एंगल जिस हिसाब से है ना उस हिसाब से लगेगा, और QE तो लगेगा ही लगेगा। कर लोगे इसको, दैट इज द योर टॉपिक, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कर लोगे इसको आपको करना है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में ही आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको करवा देता हूँ। देखो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। मतलब कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब चार्ज की जो वेलोसिटी है वो फील्ड के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा, और ये कितना होगा, QVB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो F इज इक्वल टू आपका कितना आया, QVB। दैट इज योर आंसर। अब मैंने आपको बताया था जब कोई चार्ज फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो गोल गोल सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। अच्छा, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने खोज की कि दुनिया में कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके लिए एक ज़रूरी फोर्स होता है, उसके बिना कोई चीज़ गोल गोल घूम ही नहीं सकती। उसके लिए एक एसेंशियल फोर्स होता है और उस फोर्स को अपन लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कोई चीज़ है वो गोल गोल घूम ही नहीं सकती। अच्छा, तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये यही फोर्स चार्ज को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ठीक है, मतलब जितना भी चार्ज पे फोर्स लगता है सारा का सारा वो लगता ही इस हिसाब से है कि वो किस फोर्स में कन्वर्ट हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स में। अब सीधी सी बात है, एक तरफ हम बोल रहे हैं QVB वो लगता है चार्ज पे फोर्स, और एक तरफ हम बोलते हैं यही फोर्स सेंट्रीपिटल फॉर्म में लगता है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बताएगा, हाँ जी जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो आप बताइए वो जिस गोल गोल पाथ पे घूमेगा उसकी रेडियस, जिस पाथ पे घूमेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी, एक चक्कर पूरा करने में उसने जितना लगाया टाइम यानी उसका टाइम पीरियड, वो किस फ्रीक्वेंसी से घूमेगा, उसकी क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे 50 तरह के क्वेश्चन। तो देखो भी V से V कैंसिल, QB इज इक्वल टू क्या आया, MV बाय R, तो R इज इक्वल टू आपका क्या आया, MV बाई QB। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन V क्या आएगा, QBR बाय M,
तीसरा क्वेश्चन, टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, चक्कर में ट्रेवल की गई डिस्टेंस बाई में वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी तो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मीन क्या हुआ, टाइम पीरियड का मीन हुआ एक राउंड में लगा टाइम, और एक राउंड में लगा टाइम मतलब एक राउंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस बाई जिस वेलोसिटी से वो डिस्टेंस ट्रेवल की। अब 2 पाई आर पहले से निकाल रखी है, एम वी बाई क्यूब बी, और नीचे भी क्या है कैंसिल, आंसर क्या है 2 पाई एम बाय क्यूब बी। एंग, अच्छा टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एन से भी डिनोट करते हैं। एफ का तो मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू है वो ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये भी फ्रीक्वेंसी का ही मीन है। अच्छा टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू बी बाई 2 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या वी या न्यू, सॉरी एफ एन या न्यू, तो 2 पाई आ जाएगा। और आगे एफ का जो फॉर्मूला है वो लिख दो, एफ का फॉर्मूला क्या है, क्यू बी बाई 2 पाई एम। तो यहाँ से आपका कट के 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपका जो ओमेगा है वो क्या आएगा, क्यू बी बाय एम। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा इसके अंदर फिर एक चीज़ और कई बार आपसे पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, भी उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो आपको पता है कोई भी पार्टिकल की एक राउंड में वेस्ट की गई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का हाफ एम का एम, वी का फॉर्मूला ऊपर निकाला था उसकी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो क्यू बी आर बाई एम की स्क्वायर करोगे, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई में एम स्क्वायर, तो ये कटकटा के ये आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, दैट इज़ द रिजल्ट। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपको करनी है जब कोई पार्टिकल है वो फील्ड के परपेंडिकुलरली क्या करता है, मोशन करता है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक टॉपिक और है, इसी के बाद मैं 5 सेकंड के लिए इधर हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट एंटर्स, मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड when it enters between 0 degree to 90 degree at angle theta। मतलब चार्ज की मोशन है वो कैसी होगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में 0 से 90 के बीच किसी एक एंगल पर वो एंटर करता है, उस टाइम। देखो तो इसको, ये आपने कर्व बना लिया, और अब मान लो कि जो चार्ज है वो थीटा एंगल पर फील्ड में एंटर करता है, यहाँ से थीटा एंगल पर फील्ड में क्या करता है, एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ। ऐसा आप एज्यूम कर लो,
और जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं जो फील्ड आपका है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखो, ये 0 से 90 के बीच एंटर कर रहा है, तो जो 0 डिग्री वाला पोर्शन है वो तो ये चाहेगा, मतलब इसका जो v cos थीटा वाला पोर्शन है वो तो ये चाहेगा कि पार्टिकल सीधा निकल जाए, क्योंकि 0 डिग्री वाला पोर्शन हमेशा ये चाहता है, क्योंकि 0 डिग्री पे पार्टिकल की मोशन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। जब कोई पार्टिकल 0 डिग्री पे एंटर करता है तो वो तो ये चाहेगा कि पार्टिकल सीधा निकल जाए। और 90 डिग्री वाला कंपोनेंट v साइन थीटा है, वो ये चाहेगा कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मूव करे। तो दोनों कंपोनेंट्स के इफेक्ट में जो चार्ज है वो ऐसे मोशन करने लगता है, ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी सर्कुलर भी और थोड़ा थोड़ा आगे स्ट्रेट भी जाने लगता है, और इस मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन या हेलिक्स मोशन। तो जब कोई पार्टिकल 0 से 90 के बीच में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस टाइम उसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, हेलिकल मोशन होगी। और हेलिकल मोशन जब पार्टिकल करता है तो इस ड्यूरिंग 2 सर्कल्स के बीच में जो उसने डिस्टेंस को कवर किया, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच गैप। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब पार्टिकल है वो 2 सर्कल्स के बीच में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं पिच गैप। और पिच गैप आप कैसे निकाल सकते हो, पिच गैप में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस उसने पिच गैप को कंप्लीट करने में ली, ठीक है, और नहीं ट्रेवल्ड डिस्टेंस ही तो निकालनी है ना। तो पिच गैप का मतलब होता है इन दोनों के बीच में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, इस पिच गैप को पूरा करने टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, और इनटू में इसको पूरा करने में उसने टाइम कितना लिया। ठीक है, ओके, हम दोनों अलग अलग निकालते हैं। देखो इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी काम में आएगी वो तो कौन सी आएगी, v cos थीटा। क्यों आएगी v cos थीटा काम में, क्योंकि हम ये स्ट्रेट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर हमें इस सर्कल की कोई कुछ डिस्टेंस निकालनी होती तो बात अलग होती। हम ये स्ट्रेट डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी का स्ट्रेट वाला कंपोनेंट लेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड की अगर बात करें कि टाइम पीरियड कितना लगेगा वो वाला अगर देखें तो देखो टाइम पीरियड हमेशा लगता है सर्कुलर मोशन का, और सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड वैसे आप पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हो, वैसे तो कितना आएगा 2πm/क्यूबी आएगा ना। और अगर यहाँ निकालना चाहो तो यहाँ अलग से निकाल सकते हो। इस मोशन में लगा टाइम, इस मोशन में लगा टाइम आपका कितना होगा, इस मोशन में लगा टाइम होगा इसने जितना सर्कुलर मूव किया है वो वाला टाइम। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2πm/क्यूबी। ये आपको ऐसे करना है, कर लोगे। अब यहाँ पर आप क्या करो, वैल्यू रख दो, तो 2πm/क्यूबी। अगर किसी को डाउट हो कि ये 2πm/क्यूबी कैसे आया, ये टाइम पीरियड, ये टाइम है, इस दोनों डिस्टेंस के बीच में जो टाइम लगा वो 2πm/क्यूबी कैसे आया, तो देखो जब इसने यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल की तो ये इसने आधा राउंड काटा लगभग यहाँ पर। ठीक है, ये इतना आधा राउंड, और ये आधा राउंड इसने लगभग यहाँ काटा, तो हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज 1 राउंड जितना टाइम लेगा। ठीक है, हेलिकल मोशन में, और 1 राउंड में लगा टाइम पीरियड आपका कितना होता है 2πm/क्यूबी। यहाँ से रख लो इसको, तो ये आपका आ जाएगा पिच गैप जो आप बोलते हो वो आ जाएगी 2πm/v cos θ/क्यूबी। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको करना है। चलो अभी दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पिच गैप। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं यहाँ पर
यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो जैसे आपका नॉर्मल सर्कुलर में फॉर्मूला क्या आया था रेडियस का, mv/qb आया था ना, बट यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर v नहीं ले सकते, वहाँ तो v एकदम परपेंडिकुलर था फील्ड के, तो वहाँ v ले सकते थे, बट यहाँ फील्ड के परपेंडिकुलर v नहीं है। v का कौन सा कंपोनेंट है? v sin थीटा। तो सर्कुलर मोशन, हमें सर्कुलर मोशन की रेडियस निकालनी है, इसलिए हम सर्कल का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ से mv/qb की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी आएगी? r/sin थीटा। और यहाँ मैं mv/qb की जगह क्या लिख सकता हूँ? r/sin थीटा। तो 2 पाई cos थीटा और mv/qb की जगह r/sin थीटा, r/sin थीटा। तो ये कुछ आपका फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई r अपॉन में tan थीटा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कर लोगे इसको, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पिच गैप है। चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, आई होप सबको क्लियर नहीं हुआ होगा। देखो, जब कोई पार्टिकल है वो थीटा 0 से 90 के बीच में एंटर करता है तो उसमें दो कंपोनेंट काम करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन वाला 0 डिग्री वाला कंपोनेंट है वो ये चाहेगा कि पार्टिकल स्ट्रेट मोशन करे, और 90 डिग्री वाला कंपोनेंट ये चाहेगा कि पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर मोशन करे। बट दोनों कंपोनेंट्स के इफेक्ट में आकर पार्टिकल है वो हेलिकल मोशन करने लगता है। अब हेलिकल मोशन में और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे कि पिच गैप क्या होता है। तो दो सर्कल्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर होती है, वैसे ये सर्कल्स नहीं होते, ये हाफ सर्कल्स ही होते हैं। आप बोलो दो हेलिक्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर होती है उनको आप लोग क्या बोलते हो? पिच गैप बोलते हो, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे कैसे? तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो वेलोसिटी ने हेल्प किया, अब यहाँ कौन सी वेलोसिटी आगे की तरफ लेके जा रही है? v cos थीटा वाली वेलोसिटी, और इनटू में इस पाथ के बीच में लगा टाइम। अब इस पाथ के बीच में जो टाइम लगता है वो एक सर्कल के टाइम पीरियड के बराबर होता है। सर्कल का टाइम पीरियड आप पिछले डेरिवेशन से निकाल चुके हो, t = 2 पाई m अपॉन में qb। तो ये आपने क्या रख दिया? वैल्यू रख दिया। ये आ गया आंसर 2 पाई mv cos थीटा अपॉन में qb। अब अगर आपको ये पूछ ले कि यहाँ इस हेलिक्स की रेडियस कितनी होगी, तो इस हेलिक्स की रेडियस अगर पूछे तो रेडियस का नॉर्मल फॉर्मूला होता है mv/qb, लेकिन यहाँ इसको हेलिक्स की रेडियस की बात करें तो रेडियल होता है सर्कुलर कंपोनेंट। कोई भी रेडियल या सर्कुलर कंपोनेंट की जब रेडियस निकालोगे तो वहाँ पर आपको वो वाला कंपोनेंट लेना है जो उसको रेडियस वाली मोशन यानी सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जिम्मेदार है। और सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जिम्मेदार v नहीं है, v तो दोनों टाइप की मोशन करवा रहा है मिला जुला के, सिर्फ रेडियस वाली मोशन कौन करवा रहा है? v sin थीटा। तो यहाँ पर जो हेलिक्स की रेडियस होगी वो होगी mv sin थीटा अपॉन में qb। mv अपॉन में qb की यहाँ से वैल्यू निकाल के r sin थीटा यहाँ रख दो, फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई r अपॉन में tan थीटा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप आप कर लोगे इसको। तो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक है ये भी पूरा हुआ, और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन मैं आपको अलग से करवा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय।